ओके तो इसमें क्या है, कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द बर्थडेज ऑफ 6 पीपल विल फॉल इनटू एग्जैक्टली 2 डिफरेंट, है ना, कैलेंडर मंथ्स। तो मंथ कितने होते हैं? 12। सो ठीक है, 12 महीने हैं, तो 12 महीने से तुमने 2 महीने कोई चूज कर लिए, ठीक है। अब उस 2 महीने में चूज कर लिए तो क्या होगा? इसने बोला है एग्जैक्टली 2 डिफरेंट कैलेंडर मंथ, है ना। सो सी, ये तो ठीक है, 2 मंथ सेलेक्ट कर लिए। अब क्या होगा, क्वेश्चन सबको क्लियर है, ग्रुप में पढ़ लो एक बारी। अब देखो, ईच पर्सन के पास कितनी चॉइस है मंथ्स की? कितनी चॉइस है भाई? तुमने कितने मंथ सेलेक्ट किए? अरे किसका डाउट है भाई? मैं ऑडिबल हूं कि नहीं? यस सर, ऑडिबल है। ये डाउट किसका है? यस सर, यस सर। अरे भाई देखते रहो तो बताऊंगा मैं, किससे बात करूं? नेटवर्क का। हाँ, मुझे ये बताओ, क्वेश्चन पहले तो क्वेश्चन समझ आया ना तुम्हें, तभी तो क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। तो इसने कहा कि 6 लोग हैं टोटल और उसका बर्थडे 2 मंथ में आने चाहिए, एग्जैक्टली 2 मंथ में। तो पहले तुमने 12 में से 2 महीने सेलेक्ट कर लिए, ये ठीक है। यस सर। अब हर पर्सन के पास कितने चॉइस है मंथ की? 6। अरे 6 कैसे हो गई? अरे 12 टोटल। 12, हाँ, लेकिन तुमने कितने सेलेक्ट कर लिए? 2 सेलेक्ट कर लिए। 2 ना, हाँ 2 महीने सेलेक्ट कर लिए मंथ, ठीक है। अब तो हर पर्सन का 2 ही चॉइस है ना, जो दो जो जो 2 मंथ तुमने सेलेक्ट किए वो 2 चॉइस एक्चुअली, ठीक। अब मुझे ये बताओ, सो फर्स्ट पर्सन हैव 2 चॉइसेस आउट ऑफ कितने मंथ है टोटल? 12। हाँ 12। सो ये सबके पास है। सो कितने लोग हैं हमारे पास टोटल? 6। बट ये आंसर कंप्लीट नहीं है। इसमें क्या है, अभी तुमने क्या किया, तो इसमें एक केस ऐसा भी हो सकता है कि वो जो 6 के 6 पर्सन है ना, उसने सेम ही मंथ में चले गए हो। फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल मान लो जनवरी और फरवरी तुमने सेलेक्ट किया, तो मैंने कहा हर पर्सन के पास 2 चॉइस है ना। तो ऐसा भी हो सकता है 6 के 6 पर्सन जनवरी में ही चले जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। चॉइसेस है तो एक केस ये भी तो है कि सब लोग किसमें चले जाए, जनवरी में ही चले जाए, तो वो केस माइनस करना पड़ेगा। और एक केस है कि सब लोग क्या हो जाए, फरवरी चले जाए। हाँ फरवरी में चले जाए। तो अब आपको इसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या सबट्रैक्ट करो, क्वेश्चन ये है। सो सबट्रैक्ट करो, जो 12C2 मंथ तुमने लिए थे, अगर ऐसा हो कि सबके पास वही एक मंथ है, मान लो सबके पास सेम ही मंथ है ना, सो क्या होगा, देखो हो सकता क्या केसेस हैं। मैं केस क्या एक्सक्लूड क्यों कर रहा हूं, तुम्हें समझ आया कि नहीं समझ आया? जैसे हमने कहा 2 मंथ में जाएंगे, तुमने यहाँ 2/12 लिखा, मतलब 2 मतलब इन दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकता है। तो ऐसा हो सकता है 4 ने जनवरी चूज किए, 2 ने फरवरी किए, ऐसा होता है 3 ने जनवरी 3 ने फरवरी, मतलब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। बट इसमें एक केस ये भी है कि 6 के 6 चले गए जनवरी में ही और 0 इधर, या 6 के 6 चले गए फरवरी में ही, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है, तो ये केस तुम्हें एक्सक्लूड करना है क्योंकि एग्जैक्टली 2 मंथ लिखा है उसने, तो एक्सक्लूड करना है। तो वो 2 मंथ में तो हो सकता है कि 1/12 की पावर 6, ये एक बाहर हुआ, मतलब मैंने क्या किया, सब लोग जनवरी में ही चले गए मान लो, तो वो बाहर हो गया। और क्या होगा फिर, एक और आगे क्या होगा, सेम चीज एक बार और माइनस होगा, तो बेटर है 2 टाइम कर देता हूं मैं, ठीक है। यस सर। बताओ कितना है, सिंप्लीफाई करके जरा देखो।
कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? देखो ऑप्शन किस तरीके से लिखा है इन लोगों ने, ऐसा कुछ है? कौन सा है? सी का ही आंसर है, ठीक है। तो ये माइनस क्यों किया? दो केसेस ऐसे हैं, सेम क्वेश्चन जहां में भी इस तरह क्वेश्चन आए हैं, जहां बॉल्स एंड बैग्स है कि 5 बैग है, तुम 2 बॉल को पुट कर रहे हो, क्या प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 बॉल्स मतलब वो फिल्ड होंगे। तो वहां भी ऐसे ही है कि हो सकता है सारे एक में चले जाए, हो सकता है। तो इस तरह क्वेश्चन जहां में भी है प्रीवियस ईयर पेपर में, जहां गेट का देखोगे तो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। और किसी को कुछ डाउट है? ठीक है, चलो तो अभी क्या करते हैं, कंटिन्यू करें आगे। कुछ डाउट पहले के, कोई भी डाउट हो बताओ। अच्छा, हमें सिलेबस भी जल्दी खत्म करना है, तो मैं इतना स्लो काम करूंगा तो बहुत जल्दी डिले हो जाएगा। हमें खत्म करके प्रीवियस ईयर पेपर्स भी तो करने हैं। सो चलो इसको निपटाते हैं। चार्ज पे लगा लो। ओके, तो हम लोग कहाँ पे हैं? इस टॉपिक पे हैं, इसको जल्दी खत्म करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन ऑफ न्यूमैन पियर्सन लेमा। देखो सीधा ये लोग जाते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे और उसके बाद सीधा चले गए न्यूमैन पियर्सन लेमा पे। फॉर टेस्टिंग सिंपल एंड कंपोजिट, फिर लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। ओके, तो साहू वाले को बहुत अच्छे से ये टॉपिक लिखा है, उसी से कर लोगे काफी है। सो चलो तो स्टार्ट करते हैं इसको, अभी खत्म करते हैं, कोशिश करते हैं आज ही हो जाए थ्योरी और एक क्लास में प्रॉब्लम कर लेंगे। तो अभी के लिए, आज के लिए क्या करना, तुम इस टॉपिक जो है इसके लिए आराम से प्रसन्ना साहू की बुक उठाओ, चैप्टर नंबर है उसके एक एक लाइन पढ़ो, एग्जाम्पल एक्सरसाइज करके कल तक फिनिश कर लेना, तो ये टॉपिक रेडी हो जाएगा तुम्हारा। फिर जो डाउट रहेगा कल पूछ लेना, क्योंकि इसमें अच्छे से लिखा है टेस्टिंग वाला पार्ट प्रसन्ना साहू वाली बुक में। 533 है ना पेज, चैप्टर नंबर 18, ठीक है। सो चैप्टर 18 है तुम्हारा प्रसन्ना साहू वाले बुक में। ठीक है, सो बताओ, चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से, क्योंकि टॉपिक का नाम है, क्या नाम है टॉपिक का? टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। सो देखो, जो टॉपिक का नाम है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, है ना। सो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, तो ये बताओ, ये तो हो गया तुम्हारा टॉपिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस? डिफाइन कैसे करेंगे इसको? हाइपोथेसिस को कैसे डिफाइन करेंगे? कोई बताओ। देखो ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए, बेसिक चीजें हैं ये सब। सो ये सब आपको पता होना चाहिए कि लाइक क्या होता है हाइपोथेसिस, कैसे डिफाइन करेंगे। मतलब जो टॉपिक पर होते यस यस। सो इसमें क्या है कि कोई पॉपुलेशन है, उसमें कुछ अननोन क्वांटिटी है, अब उस अननोन क्वांटिटी के बारे में कुछ आपको एक स्टेटमेंट देना है ना। तो इसमें क्या है एग्जैक्टली, सो मान लो ऐसा है कि लेट x1 x2, इससे लगता है ना कि थोड़ा बहुत आइडिया है आपको, और इंटरव्यूज में कभी दोगे फ्यूचर में किसी भी चीज़ का, तो बेसिक यहीं से शुरू करते हैं वो, क्या तुम्हें उसका मतलब पता है, फिर वो ऊपर लेवल तक जाएंगे। तो मैं स्टार्टिंग में ही फंस गया तो फिर वो सोचेंगे इसका कोई अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है।
तो चीज़ें डेफिनेशन से स्टार्ट होती है कहीं भी कि लाइक उसके बारे में तुम जानते क्या हो, फिर उसके बाद उसमें तुम डीप में स्टडी कर सकते हो चीज़ों को। सो लेट x1 x2 xn बी अ random sample from a population, मान लो f x कॉमा थीटा है ना, where theta is unknown parameter, ठीक है। where theta is unknown parameter। अब जैसे मैंने कहा चलो थीटा अननोन पैरामीटर, अब थीटा के बारे में कुछ स्टेटमेंट देना है ना, तो इस तरीके से है। तो हाइपोथेसिस जस्ट अ स्टेटमेंट अबाउट, जैसे अब चूंकि हम स्टैटिस्टिक्स के टर्म्स में डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ मेरा मीनिंग क्या होगा कि अ स्टेटमेंट अबाउट एन अननोन पैरामीटर थीटा, जो अननोन पैरामीटर है थीटा इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, ठीक है। सिंपल, इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, ओके। सो अब क्या होता है कि जब आप हाइपोथेसिस आप डिफाइन करते हो, हाइपोथेसिस जस्ट अ स्टेटमेंट अबाउट एन अननोन पैरामीटर, डेफिनेशन हो गया कि कोई अननोन पैरामीटर है, उसके बारे में जो स्टेटमेंट होगे वो तुम्हारा हाइपोथेसिस है। अब उसमें जैसे दो है ना, दो मान लो एक स्टेटमेंट में दिया कि थीटा बिलोंग कर रहा है एक सेट थीटा नॉट में, ये बिग थीटा जो है पैरामीटर स्पेस बोल सकते हो, यहाँ भी मैं लिख सकता था। सो लाइक अननोन पैरामीटर थीटा है ना, सो मैं ऐसा लिख दूं यहाँ पे कि थीटा बिलोंग्स टू, ये बिग थीटा, ये ऐसे लिख रहा हूँ बिग थीटा, दोनों थीटा ही है, स्मॉल थीटा कैपिटल थीटा। तो कैपिटल थीटा एक सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्मॉल थीटा, उसको बोलते हैं पैरामीटर स्पेस, ठीक है ना। सो पैरामीटर स्पेस है। सो थीटा जो कि बिग थीटा में है, अब यहाँ मैंने लिखा थीटा नॉट, एक नया सेट है बिग थीटा नॉट। सो ये एक स्टेटमेंट दिया मैंने कि थीटा की वैल्यू बिग थीटा नॉट में है, या दूसरा स्टेटमेंट इसके अपोजिट हो सकता है, ये सही हो गया। सो इसको मैं एच नॉट बोल देता हूँ, और एच वन क्या होगा कि थीटा इसमें नहीं है, या तो ऐसा लिख दो कि थीटा इस सेट में नहीं है, या इसमें लिख सकते हो, और बात बराबर ये लिखो या कैसे भी लिखो, लिखने का अलग तरीके हैं। या तुम ऐसा लिख सकते हो कि लाइक एच नॉट में बात वही है, कहीं लिखा है थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा नॉट, और एच वन में है थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा नॉट कॉम्प्लीमेंट, या कहीं कहीं तुम देखोगे बुक में अलग अलग तरीके से है, थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा नॉट, और एच वन में है थीटा बिलोंग्स टू थीटा वन, इस तरह से भी लोग लिखते हैं। तो यहाँ ये है कि बिग थीटा नॉट यूनियन बिग थीटा वन, ये वो पैरामीटर स्पेस थीटा है जो पैरामीटर स्पेस था। सो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। सो अब देखो हमने क्या कहा, एक स्टेटमेंट में दिया वो तुम्हारा नल हाइपोथेसिस हो गया, उसके अपोजिट जो स्टेटमेंट होगा वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। तो इसलिए हम वो बोलते हैं कि कोई एक स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट ही एक्चुअली। सो एच नॉट जो है, सो जस्ट एक नोटेशन, ये नोटेशन है कि तुम जब बोलोगे कि थीटा की वैल्यू 1 है, तो दूसरा स्टेटमेंट तो थीटा 1 नहीं है, तो एच नॉट हो गया थीटा इज इक्वल टू 1, और एच वन हो गया थीटा इज नॉट इक्वल टू 1। तो कई सारे क्वेश्चंस में तुम देखोगे सिर्फ एच नॉट दिया होता है, एच वन नहीं दिया होता है, ऐसे भी होते हैं। तो वहाँ पे हालांकि सुसाइड हो जाता है केस में, बट अगर नहीं दिया है कहीं पे एच वन, तो इसका मतलब हुआ कि उसके अपोजिट, जस्ट नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। सो एच नॉट इज, जो एच नॉट है वो क्या है, नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस। एंड जो H1 है, H1 इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। सो H1 इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। H नॉट नल हाइपोथेसिस है, और H1 क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। अब एक वर्ड आता है इसमें, सिंपल वर्सेस कंपोजिट, है ना।
अच्छा मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे क्या है कि मान लो एक एग्जांपल मैं देकर समझाता हूँ कि लेट x1 x2 xn दे आर रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल थीटा कॉमा 1। मान लो इस तरह से वेरिएंस मैंने 1 ले लिया। सो x1 x2 xn आर रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल थीटा कॉमा 1। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे थीटा अननोन पैरामीटर है। सो h0 में मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि थीटा इज इक्वल टू 0। h1 हो सकता है थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। या ऐसा हो सकता है h0 पे लिखूँ थीटा इज मोर देन इक्वल टू 0 और h1 लिखूँ थीटा लेस देन 0। इस तरीके से लिखा जा सकता है ना, इस तरीके से। क्योंकि यहाँ थीटा स्पेसिफाई करना पड़ेगा। थीटा कुछ नहीं दिया मैंने, रियल नंबर। अब ये जो रियल नंबर लिख रहा हूँ ये पैरामीटर स्पेस हो गया। तो मैं थीटा लिख दिया, रियल नंबर हो सकता है। सो जो थीटा है वो पैरामीटर स्पेस हो गया आपका। सो दिस इज अ पैरामीटर स्पेस, ये पैरामीटर स्पेस हो गया। ऐसे और भी कुछ डिफाइन कर सकते हो तुम। थीटा, समटाइम्स पीपल डिफाइन थीटा इज 0 एंड h1 थीटा इज 1। अब यहाँ पे जब ऐसा डिफाइन रहेगा तो यहाँ पैरामीटर स्पेस चेंज हो गया था। इस केस में पैरामीटर स्पेस तुम्हारा जो बिग थीटा है वो जस्ट 0 1 है। तो ये एक अलग केस है, क्योंकि पैरामीटर स्पेस क्या होगा, थीटा की जो ऑल पॉसिबल वैल्यूज है वहाँ पे। तो इन्होंने इस केस में पैरामीटर स्पेस जस्ट 0 1 है। यहाँ रियल नंबर है, ये और ये मिला के जो होता है वो पैरामीटर स्पेस है। मतलब पैरामीटर स्पेस सिंपल समझ आ रहा होगा आपको कि जो पैरामीटर की ऑल पॉसिबल वैल्यूज है उसका कलेक्शन, वो पैरामीटर स्पेस हुआ। सो ओके, सो एक एग्जांपल दिया मैंने। अब एक वर्ड आता है सिंपल वर्सेस कंपोजिट। सिंपल हाइपोथेसिस कैसे डिफाइन करोगे आप लोग? सो हाउ डू यू डिफाइन सिंपल हाइपोथेसिस? तो बताओ। So how do you define simple hypothesis? So जो अननोन पैरामीटर जितने भी हैं सारे अननोन पैरामीटर स्पेसिफाइड है, मतलब टू द पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि उस पैरामीटर की जो वैल्यूज हैं वो सिंगलटन सेट होंगे। या मैं ऐसा बोलूं कि उस हाइपोथेसिस में जो तुम्हारा अंडर दैट हाइपोथेसिस जो पैरामीटर स्पेस है अंडर दैट हाइपोथेसिस इज अ सिंगलटन सेट। इसका मतलब ये हुआ कि उस हाइपोथेसिस के अंदर जो तुम्हारा पैरामीटर स्पेस है वो एक सिंगलटन सेट है, इस तरीके से। सो ये होगा कि लाइक हाइपोथेसिस और अ स्टेटमेंट इन विच value of parameter is specified by a single point, a single number, by a single number, या ऐसे बोलो that is parameter space under that hypothesis. Parameter space under that hypothesis. This is, so parameter space under that hypothesis is a singleton set. Singleton set. और अगर सिंपल नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे उसको? हाइपोथेसिस सिंगलटन नहीं, मतलब सिंपल नहीं है तो क्या होगा? कंपोजिट। तुम लोग इतने शर्माते क्यों हो बोलने में? कंपोजिट, कंपोजिट हाइपोथेसिस, ठीक है। सो कंपोजिट हाइपोथेसिस, ओके। तो सिंपल होगा कि इफ अ हाइपोथेसिस इज नॉट सिंपल, ठीक है। अगर सिंपल नहीं है तो कंपोजिट है, अगर हाइपोथेसिस सिंपल नहीं है तो कंपोजिट है, ओके। एग्जाम्पल, मान लो लेट
x1 x2 xn they are random sample from normal theta 1. सो पहला एग्जांपल में मान लो h0 है थीटा इज 0 और h1 है थीटा इज नॉट 0. तो इस केस में बताओ मुझे ये क्या है, सिंपल है या कंपोजिट? कंपोजिट पहला थीटा इज इक्वल टू 0 h0 क्योंकि हाँ h0 ये देखो हाइपोथेसिस पर्टिकुलरली एक की बात करता है, वो दोनों एक साथ बात नहीं कर सकते तुम्हें h0 को अलग से बोलना पड़ेगा सिंपल है कि कंपोजिट, और h1 को अलग से बोलना पड़ेगा सिंपल है कि कंपोजिट. सो ये है तुम्हारा सिंपल और ये वाला क्या है? कंपोज. हाँ तो उसमें हम सिंपल तब बोलते हैं जब सारे पैरामीटर होते हैं, तो यहाँ बस थीटा ही है और सिंपल स्क्वायर पता इक्वल टू 1 होना चाहिए. नहीं तो ये इधर देखो अभी इस पॉपुलेशन में एक ही पैरामीटर है, वो तो सिग्मा स्क्वायर 1 दे रखा है तो उसको जरूरत ही नहीं है. वो जो आप क्वेश्चन आपका सही है लेकिन वो तब होगा सही वैलिड जब यहाँ अननोन होता. तो सिग्मा इस सिग्मा स्क्वायर इस डिस्ट्रीब्यूशन में है ही नहीं, वो कांस्टेंट है ऑलरेडी, तो उसकी बात ही नहीं करेंगे. ठीक है ना? अभी मैं लिखूंगा जो आप कहना चाह रहे हैं वो अगला क्वेश्चन. यस सिर्फ देखो हम जब भी हाइपोथेसिस की बात करेंगे तो हमेशा अननोन पैरामीटर की बात करेंगे. इनफैक्ट इन एस्टिमेशन में भी सिर्फ अननोन पैरामीटर की बात होती है. एस्टिमेट किसको करते हैं? अननोन पैरामीटर को. हाइपोथेसिस किसके बारे में डिक्लेयर करते हैं? अननोन पैरामीटर के बारे में. क्योंकि सिग्मा स्क्वायर तो पता ही है तो उसके बारे में क्यों स्टेटमेंट देंगे हम? स्टेटमेंट देंगे हम थीटा के बारे में, क्योंकि थीटा नहीं पता मुझे तो मैं टेस्ट करूंगा थीटा 0 है या थीटा 0 नहीं है. तो उसके लिए कुछ टेस्ट होगा, कुछ क्राइटेरियाज होगा जिसके आधार पर हम बता पाएंगे कि ये सही है ये सही है. मतलब वो हमें सिग्निफिकेंस कौन सा है ना. सो सिंपल. और यहाँ क्या है? यहाँ पे थीटा की पर्टिकुलर स्पेसिफाइड वैल्यू है. ये हम ऐसा लिखूं कि इसमें जो है पैरामीटर स्पेस जो आपका है यहाँ पे, जो पैरामीटर स्पेस यहाँ पे है वो कुछ इस तरह से है. जो पैरामीटर स्पेस यहाँ पे जस्ट सिंगलटन सेट है 0, इसीलिए ये सिंपल है. और यहाँ अगर मैं पैरामीटर स्पेस लिखूं अंडर दिस सेट तो क्या होगा? अंडर दिस हाइपोथेसिस पैरामीटर स्पेस अंडर दिस हाइपोथेसिस क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 0. तो ये एक्चुअली देखो ये सिंगलटन सेट नहीं है, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट सिंपल, दिस इज कंपोजिट. ओके इसी में मैं कुछ और अगर लिखूं, इसी एग्जांपल के लिए मैं कंटिन्यू करूं, सो ऐसा होता थीटा इज मोर देन 0, h0 है मान लो थीटा मोर देन 0 और h1 है थीटा लेस देन 0 या मोर देन इक्वल टू 0 लगा दो. तो बताओ ये क्या है? सिंपल है कंपोजिट? बताओ भाई. सो तुम लोग सोच रहे हो इतना आसान तो है सर, इतना भी नहीं पता आपको है. सो ये कंपोजिट. सो ये हो गया. अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं पूछ लूं जैसे वो कह रहा था, सो मान लो ये क्वेश्चन 1 है, ठीक है ना. क्वेश्चन 1 जो है, अब क्वेश्चन 2 देखो. जैसे क्वेश्चन 2 में लिखता हूँ कि लेट x1 x2 xn be a random sample from normal theta comma sigma square where theta and sigma square are both unknown. ठीक. सो इस केस में h0 मैं अगर डिफाइन करता हूँ थीटा इज इक्वल टू 1 और h1 डिफाइन करता हूँ थीटा इज इक्वल टू 0. तो बताओ h0 के बारे में क्या कहोगे? सिंपल या कंपोजिट? यस. और h1 के बारे में? तो बाकी लोगों को समझ आ रहा है ये कंपोजिट क्यों हो रहा है? हालांकि थीटा इक्वल 1 है फिर भी कंपोजिट क्यों है? कोई बताओ दूसरा, ये कंपोजिट क्यों है फिर भी?
सिग्मा स्क्वायर सिग्मा की क्वांटिटी स्पेसिफाइड यस, तो स्पेसिफाइड नहीं हो तो कुछ भी ले सकते हो, इसका मतलब ये हुआ एक्चुअली। तो हालांकि यहाँ दिया रहता है कि सिग्मा स्क्वायर मोर देन 0 लेना पड़ेगा, पॉजिटिव रहता है हमेशा ना, ऑब्वियसली वो तो पॉजिटिव रहेगा, सिग्मा भी इनफैक्ट पॉजिटिव रहेगा, नॉट सिग्मा स्क्वायर ओनली। तो सिग्मा को भी पॉजिटिव ही लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं हम लोग। सो अब यहाँ पे क्या है, इसका मीनिंग ये हुआ, देखो अगर एच नॉट तुम लिखोगे तो इसका मीनिंग ये कहना चाह रहा है थीटा तो 1 है लेकिन सिग्मा स्क्वायर आपका कुछ भी हो सकता है मोर देन 0। H1 का भी मतलब यहाँ है थीटा तो 0 है बट सिग्मा स्क्वायर कुछ भी हो सकता है मोर देन 0। तो अब ये एक्चुअली थीटा स्पेसिफाइड है, सिग्मा स्क्वायर स्पेसिफाइड नहीं है और इसीलिए कंपोजिट है। तो ये भी कंपोजिट हाइपोथेसिस है और यहाँ भी कंपोजिट हाइपोथेसिस है, क्योंकि ऑल पैरामीटर मस्ट बी स्पेसिफाइड, यहाँ लिखा है हमने कि नहीं, इन विच ऑल पैरामीटर्स है ना, जो ऑल पैरामीटर्स है, ऑल पैरामीटर्स must be specified, है ना, so all parameters must be specified, है ना, by a single number। ओके, तो ये तो बेसिक्स हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। सो अभी आपने देखा कि हाइपोथेसिस क्या है, एक स्टेटमेंट है अबाउट अननोन पैरामीटर। स्टेटमेंट, कोई एक स्टेटमेंट दिया आपने, उसके अपोजिट दूसरा स्टेटमेंट दे रहे हो आप, तो एक नल है, एक नल है और एक अल्टरनेटिव है ना, एक नल हाइपोथेसिस है और उसके अपोजिट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, मतलब अल्टरनेटिव स्टेटमेंट है। हाइपोथेसिस मतलब एक स्टेटमेंट है। और फिर मैं देखा सिंपल कंपोजिट, सिंपल में ये जितने भी पैरामीटर है उसकी पर्टिकुलर वैल्यूज दे रहे हैं, थीटा 1 थीटा 2 इस तरह से। सो सिंगलटन सेट होना चाहिए पैरामीटर स्पेस अंडर दैट हाइपोथेसिस फॉर ऑल द पैरामीटर्स। और कंपोजिट क्या है कि सिंपल नहीं है तो कंपोजिट है, वही तक ये देखा हमने। अब क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है कि तुम्हारे पास जैसे तुमने कहा H0 है और H1 है। अब यहाँ या तो तुम एक्सेप्ट करोगे H0 को और या तुम रिजेक्ट करोगे H0 को। चलो ऐसे बात करते हैं। सो अब हो सकता है क्या, या तो H0 ट्रू हो सकता है या H1 ट्रू हो सकता है, ये ना, या तो H0 ट्रू हो सकता है या H1 ट्रू हो सकता है। तो सी, तुमने कोई हाइपोथेसिस है ना दिए, मतलब स्टेटमेंट दिए। सो सिंपल है ना कि हाइपोथेसिस में H0 ट्रू है और तुमने H0 को एक्सेप्ट कर लिया। सो दिस इज राइट डिसीजन और रॉन्ग डिसीजन। मतलब H0 अगर ट्रू है और तुमने H0 को एक्सेप्ट कर लिया, सो दिस इज राइट और रॉन्ग। दिस इज करेक्ट डिसीजन ना, सो दिस इज ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अब H0 ट्रू है लेकिन तुमने H0 को रिजेक्ट कर दिया, है ना, H0 यहाँ ट्रू है और तुमने H0 को रिजेक्ट कर दिया। सो दिस इज, सो यू विल बी क्रिएट, यू विल बी क्रिएटिंग सम एरर, करेक्ट। तो आप कुछ एरर क्रिएट कर रहे हो, सो यू आर डूइंग सम एरर, है ना। सो दैट एरर, इसका नाम है टाइप 1 एरर, सही बताया आप लोगों ने। सो टाइप 1 एरर बोलते हैं इसको। सिमिलरली जब H1 ट्रू है लेकिन आप एक्सेप्ट H0 को कर रहे हो, ट्रू H1 है और आप एक्सेप्ट किसको कर रहे हो, H1 को, तो सॉरी ट्रू H1 है और एक्सेप्ट H0 को कर रहे हो। हाँ, सो देखो इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देता हूँ मैं। कई बार क्या है, कंफ्यूजन होता है बच्चों, कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। सो लाइक जैसे एक्सेप्ट H0 है तो इसी का मतलब वही है कि रिजेक्ट H1, मैं ये लेके चलूंगा, सेम बात है। यहाँ मैं अगर रिजेक्ट H0 लिख रहा हूँ तो हम कह रहे हैं एक्सेप्ट H1, तो ये सेम है अगर आप लिखते हो रिजेक्टिंग H0, ओके। सो अगर H1 ट्रू है और आप H1 को रिजेक्ट कर रहे हो, सो ये वही बात है अगर आप लिखोगे H1 फॉल्स है, ठीक है ना। और यहाँ वैसे ही H1 ट्रू है तो ये वही बात है जो H0 फॉल्स है। सो फिर से यहाँ क्रिएट कर रहे हैं ना आप, H1 ट्रू है लेकिन आप रिजेक्ट कर रहे हो H1 को। सो इसको क्या बोलते हैं, आप लोग जानते हो ऑलरेडी, टाइप 2 एरर, है ना। सो यू ऑलरेडी नो दिस इज टाइप 2 एरर। एंड H1 तो ट्रू है लेकिन X1 एक्सेप्ट कर, दिस इज ओके, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज फाइन। सो यहाँ पे आपसे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। अब देखो CVT पेपर में आया है क्या, एक बार देखो। सो अभी एक दो क्वेश्चन तो कर लेते हैं। सो
तो ये हो गया ना। अब पूछना क्या है, कई बार देखो ऐसे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, सो एक क्वेश्चन लिखता हूँ सिंपली, देखो क्वेश्चन लिखो, तो क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन नंबर 1, सो ये कह रहे हैं आपसे कि लेट x1, x2, x3 अप टू x6, ठीक है, नहीं x6 नहीं x20, ये कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा ना, तो यहाँ पे थोड़ा कम कर देता हूँ मैं, तो x5 तक ले लो। सो x5 be a random sample from population बर्नौली थीटा, ठीक है, फ्रॉम पॉपुलेशन बर्नौली थीटा। अब आपसे पूछ रहा है कि कंसीडर h0 आपको दे रखा है कि थीटा इज हाफ, और h1 दे रखा है कि थीटा हाफ है, और इसमें थीटा जो है हाफ से कम है, ठीक, मतलब ऐसे आप चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो कि थीटा इज नॉट इक्वल टू हाफ, अभी मैंने ऐसे लिख दिया मान लो। सो हालांकि जब बुक फॉलो कर रहा हूँ तो वहाँ इन्होंने कहा है कि हम जो थीटा कंसीडर कर रहे हैं 0 से हाफ के बीच में कर रहे हैं, सो लेस देन इक्वल टू हाफ है, ओके। सो यहाँ पे जो थीटा है, ये लोगों ने थीटा को कहा है कि 0 से हाफ के बीच लो, ओके। मतलब पैरामीटर स्पेस अगर आप देखोगे तो यहाँ इक्वल टू नहीं आ सकता, क्योंकि ये दूसरे का कॉम्प्लीमेंट मतलब डिसजॉइंट रहेगा ये, है ना, हमेशा। और यहाँ जो थीटा है उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि थीटा जो है सो इनका ये कहना है जो थीटा है वो तुम लो 0 से हाफ के बीच, एक्सक्लूडिंग 0 कर दो, ठीक है। सो टेक बिटवीन 0 एंड हाफ, ओके। सो अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, और आगे भी दे रखा है, कंसीडर दिस सच दैट, और ये इस तरीके से है कि कह रहा है आपसे h0 is rejected when summation xi I from 1 to 5 is less than equal to 2, ठीक। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, ठीक है। सो क्विकली ट्राई कीजिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। जल्दी से आंसर बताओ, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये इजी आप कर लोगे इजीली। वन बाई टू आ गया, ओके।
एक का 1/2 आया, बाकी लोग तो भैया सिर्फ एक लोगों ने आंसर बताया हाफ, बाकी लोग तुम सब जब तक पेन नहीं चलाओगे सीखो कैसे। एग्जाम में क्या मैं करूंगा आके, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा कोई ना कोई, जब तक, क्योंकि सबको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। कितना आया? 1/2 सबका मतलब 2 लोगों का 1/2 आया। सही, एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन रहता है, यही करते हो ना, वहां बैठ के ऐसे वेट कर रहे होते हो कि कोई और सॉल्व करके आंसर दे देगा। मान लो एग्जाम का क्वेश्चन है तो क्विकली करके आंसर बता दो। चलो सो हाफ मैं सॉल्व करूँ या आगे बढ़ूं? चलो सबका हो गया लग रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ गया पेन, कहाँ गया? सबका हो गया। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा यहाँ पर टाइप 2 एरर पूछ लूं तो मैं क्या निकाल पाओगे? यस बताओ, निकालो जरा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर अगर पूछ लिया जाए। देखो जब तक तुम नहीं बोलोगे सॉल्व करें, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ तुम्हारा सॉल्व हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो बताओ, कि तो आंसर भी नहीं बताता कोई, 1-2 लोग बताते हो भी फोर्स करने पे। सर यहाँ पर θ1 की वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। नहीं यहाँ तो है ना, θ1 क्यों देंगे, ये तो है। क्या होता है टाइप 2 एरर? रिजेक्टिंग H1 when H1 is true। टाइप 2 तो when accept H1 when H1 is हाँ, रिजेक्ट H1 when H1 is true। तो रिजेक्ट H1 तो यहाँ से आ जाएगा, उल्टा कर दो इसका, कॉम्प्लीमेंट ले लो। मोर देन, जैसे रिजेक्ट H0 ये है तो रिजेक्ट H1 हो जाएगा अपोजिट, मोर देन 2 कर दो। लेकिन θ1 की वैल्यू वही तो बोलना चाहिए ना। हाँ, तो यहाँ पे दिक्कत होगी। यस, एक्चुअली क्या होता है, इसीलिए तुम देखोगे कि जो क्वेश्चन तुम्हारे लेवल का जैम या CUET लेवल का है, वहां तुमसे इस तरह के क्वेश्चंस में टाइप 2 एरर पूछेगा ही नहीं तुमसे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं थीटा के टर्म्स में ही आएगा। एक्चुअली जो तुम्हारे केस में जनरली क्वेश्चन आएगा वो सिंपल वर्सेस सिंपल का ही आएगा, मतलब ये सिंपल वर्सेस सिंपल ही आएगा अगर टाइप 2 एरर पूछेगा तो, ठीक है ना, क्योंकि उस केस में फिर वो फंक्शन हो जाएगी थीटा के टर्म्स में आंसर आएगा, और वहां तुम्हें और मतलब बहुत सारे कैलकुलेशन बढ़ जाएंगे। इसलिए टाइप 2 एरर तुम्हें इस तरह क्वेश्चन में तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। टाइप 2 इसमें नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, उसके लिए और तुम्हें थ्योरी पढ़नी पड़ेगी और थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आंसर तो आएगा लेकिन तुम्हारे लेवल का नहीं है वो चीज़ है। सो कैसेला बर्गर्स में इस तरह क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे, या हायर, उससे भी हायर लेवल की जो बुक्स हैं उसमें मिलेंगे। तो अभी टाइप 1 एरर तक ही वो करो। देखो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लो, तो एक और क्वेश्चन करके देखो। अगर कोई चाहता है मैं सॉल्व करूं तो बता सकते हो, अदरवाइज इट्स फाइन। अब शर्माओगे तो सीखोगे कैसे, क्वेश्चन ये है।
सर बैक क्वेश्चन है, बिना थी h1 की वैल्यू के भी हम लोग टाइप 2 एरर निकाल सकते हैं? यस यस, वो मैक्सिमाइज मिनिमाइज कुछ ऐसा करना पड़ता है, मतलब उसका एक डेफिनेशन प्रॉपर देखोगे। सो यू हैव टू, है ना, हमारा एम क्या होता है, पावर को मैक्सिमाइज करना, टाइप 1 एरर को हमें कोशिश करते हैं मिनिमाइज करना ना। हाँ, तो इन्फिमम लेना पड़ेगा आई थिंक। हाँ, सो यू हैव टू मिनिमाइज ओवर थीटा। वो तुम्हारे लेवल का हालांकि अभी नहीं है, सुप्रीमम इन्फिमम का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो अभी देखो, मैं अगर लिखता हूँ जस्ट, मैं हालांकि डेफिनेशन तो लिखा नहीं, अगर कोई पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, है ना, तो इसका मतलब आप लोग क्या जानते हो कि टाइप 1 एरर हमारा था रिजेक्टिंग H0 व्हेन h0 is true. यस, ये था। सिमिलरली आपका जो टाइप 2 एरर है, ये है प्रोबेबिलिटी रिजेक्टिंग H1 व्हेन H1 इज ट्रू। अब कुछ वो किसी को H0 के टर्म में प्रेफर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, रिजेक्ट H1 का मतलब एक्सेप्ट H0, H1 इज ट्रू का मतलब H0 इज फॉल्स। तो कुछ बुक में तुम्हें ऐसा लिखा मिलेगा, कोई बात नहीं, सेम ही है। ओके, सो जैसे इस क्वेश्चन में था कि एक्सेप्ट H0 तो आ जाएगा समेशन समथिंग, दिस थीटा यहाँ स्पेसिफाइड नहीं है ना, सो उसी के टर्म में आएगा। देखना है कि थीटा की किस वैल्यू के लिए वो ऑप्टिमाइज हो जाएगी, तो उसके लिए थोड़ा सा डेफिनेशन देखना पड़ेगा। दोनों को मिनिमाइज करना पड़ेगा तुम्हें कि किसके लिए मिनिमम है उस थीटा के लिए, थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगाएंगे। सो ओके, ऐसे ही हालांकि इसी केस में अगर मैं बात करूं, चूंकि ऐसे पावर का मतलब ये होता है, पावर ऑफ टेस्ट अगर तुमसे बात करेगा, सो क्या डिफाइन करते हो तुम लोग? Reject H0 when H1 is true. हाँ, मतलब यस, तो ऐसे कर सकते हो, पावर टेस्ट मतलब रिजेक्ट H0 व्हेन H1 इज ट्रू या H0 इज फॉल्स। अब ऐसे ही बोल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 जब H0 फॉल्स है। सो जब H0 फॉल्स है तो क्या प्रोबेबिलिटी कि H0 को रिजेक्ट करेगा, है ना, तो इसको पावर बोला जाता है। सो किसी को जैसे मान लो अभी क्वेश्चन लिखता हूं, ऐसे कहीं सिग्निफिकेंस लेवल की बात करेगा, तो अभी बहुत मैं एब्स्ट्रैक्ट डिटेल मतलब उतना डीप नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि इतना लेवल है नहीं इसका, हालांकि गेट और उससे ऊपर थोड़े आते हैं, तो वहाँ एब्स्ट्रैक्ट चीजें ये बहुत थ्योरेटिकल हो जाती है चैप्टर, है ना। तो मगर कैसे लगा ये चैप्टर देखो, तुम्हें समझ भी शायद नहीं आएगा, इस तरह से लिखा है उन लोगों ने। सो जो होता है ना टाइप 1 एरर, उसी को हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी उसी को हम उसी से फाइंड को बोलेगा कि फाइंड द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द टेस्ट। सो जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है टेस्ट का, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो जो है कैसे डिफाइन करते हैं इसको? प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर सिंपली, हाँ, जो टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी तो वही ले लो। सो ये क्या होता है, रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू। सो प्रोबेबिलिटी रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू। ये साइज ऑफ द टेस्ट भी बोलेगा, तो अभी तत्काल तुम जिस लेवल पे हो, सिंपल वर्सेस सिंपल के केस में तुम इसको कंसीडर कर सकते हो। साइज ऑफ अ टेस्ट पूछेगा तो भी इसी तरीके से इसी ले ही लेना, ठीक है। तो साइज ऑफ द टेस्ट हो या पावर ऑफ द टेस्ट, सॉरी साइज ऑफ द टेस्ट या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अभी तत्काल तुम ये लेके चलो। स्पेशली ये सिंपल वर्सेस सिंपल में बहुत डिफरेंस क्रिएट करता नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं करेगा। बाकी क्रिएट कहाँ करता है, जब कंपोजिट आते हैं। सो
और इसमें सिलेबस उतना वो लिखा नहीं है स्पेसिफाई से, उतना कराने की जरूरत नहीं है। इन्होंने बस लिखा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन ऑफ सीधा नेमन पियर्सन लेमा, और जो ही बोल रहा है नेमन पियर्सन लेमा तो ये सिंपल वर्सेस सिंपल की बात कर रहा है तुमसे सिर्फ। अच्छा फॉर कास्ट क्या बोल रहा है, फॉर टेस्टिंग सिंपल एंड कंपोजिट, ओके। मतलब अभी तो ऐसा नेमन पियर्सन लेमा तो सिर्फ सिंपल वर्सेस सिंपल का काम करता है, लेकिन एप्लीकेशन बोल रहा है उसमें कैसे करोगे, ठीक है देखते हैं। लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट है ना, ओके। अब तुम देखो हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन इस पे आए ही होंगे, DU BHU HU इन सब पेपर्स में, तुम ट्राई करते रहो। अभी कोर्स खत्म होने के बाद फिर एक बार हम करेंगे पेपर्स, सो डिस्कस करेंगे। चलो एक क्वेश्चन और तुम करके देखो फिर हम बात करते हैं। सो क्वेश्चन है लिखो, देखो उसमें कुछ वैल्यूज होंगी तो दे दूंगा। जैसे है let x1 x2 xn are random sample from normal theta comma 16 स्क्वायर, ठीक है 16 इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है ना, 16 स्क्वायर 256 हो गया ना। और टेस्ट जो कर रहे हैं आपको टेस्ट करना है H0 जो कि है थीटा इज 5 वर्सेस H1 जो कि है थीटा इज इक्वल टू पता नहीं है क्या है, सो लेट्स से लैम्बडा है, मान लो लैम्बडा कोई नंबर है, थीटा इज इक्वल टू सम लैम्बडा। अब क्वेश्चन ये है, ये लैम्बडा या के ले लो, तो मान लो के है, दिस इज के। तो ये इसका दो, सो यहाँ पे है मान लो ऐसे दे रखा है कंसीडर, ठीक है ना। सो ये तुम्हें दे रखा है कि रिजेक्ट H0 इफ x बार इज मोर देन k minus 2. So reject H0 if x bar is more than k minus 2. So if अब तुम्हें बता रहा है कि if probability of type 1 error जो है, probability of type 1 error this is equal to 0.0228 and probability of type 2 error is equal to 0.1587। तो पूछ रहा है तुमसे फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड n। तो n है सैंपल साइज और k है जो ऑल्टरनेटिव में डिफाइन किया गया है। सो ट्राई कीजिए, बताइए क्या आंसर होगा, और सर जल्दी बताओ, या तो होगा या नहीं होगा। अगर हो रहा है तो क्विकली आंसर बताओ क्या आंसर आ रहा है, नहीं हो रहा तो बता दो, तो ताकि मैं सॉल्व करूँ, टाइम किल होगा ना। तो बताइए।
16 स्क्वायर है और सिर्फ 16 है। 16 स्क्वायर है 256, ठीक है ना, ये है 256। क्विकली ट्राई करो, ट्राई करो। इसमें टेबल की वैल्यू दी हुई है। अच्छा हाँ हाँ, वैल्यू तो जरूरत पड़ेगी। सो एक मिनट में देता हूँ, टेबल दे रखी है। सो ये वैल्यू जो है, यूज डेटा एज, तुम्हें दे रखा है 5 ऑफ फाइव ऑफ 2, या मैं ऐसे लिख देता हूँ 5 ऑफ 2 को, या मैं लिख देता हूँ ऐसे दे रखा है इन्होंने कि ज़रूरत पड़ेगी प्रोबेबिलिटी जो स्टैंडर्ड नॉर्मल है, ठीक है ना। यार मैं कैसे लिख दूँ, 5 में लिख दूँ, तो 5 में हो जाएगा तुम्हारा 5 ऑफ 2 दे रखा है तुम्हें 0.9772, और 5 ऑफ 1 दे रखा है 0.8413, ठीक। चलो ये दोनों यू आई थिंक काफी है। आगे अगर इसमें मैं ऐड कर दूं, मैं क्या क्या फाइंड किया है। सो ठीक है, पहले ये करो, वहाँ पर देखते हैं।
सर हाँ। k की वैल्यू 39 है। अच्छा के धर जाएं और तो आपका आंसर आ रहा है के 39 और So 13 क्या के 13 आ रही. ओके सर k की वैल्यू 4 और n की वैल्यू 64। के 4 और n 64 ओके सर k 11 कर लीजिए, वो +7 जो हाँ कितना 7 वो k की वैल्यू 11 कर दीजिए, उसमें +7 करना भूल गया था। हम्म तो ये 11 ओके मैं सॉल्व करूं चलिए क्योंकि लेट होगा अभी खत्म भी करना आगे तो ट्राई करते हैं देखो इसने कहा है कि नॉर्मल थीटा 6 है और x बार मोर देन k माइनस 2 है तो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h नॉट तो x बार मोर देन k माइनस 2 गिवन h नॉट इज ट्रू ये ना सो टाइप 1 है रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h नॉट इज ट्रू तो h नॉट थीटा 5 है so theta is equal to 5 this probability is 0.0228 0.028। हाँ so ये आपका हो गया अब इसमें क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं so क्या करेंगे आप लोग x बार मीन थीटा घटाएंगे हाँ z में कन्वर्ट कर देंगे। यस यस हाँ सो हमने पहले मीन घटाया इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब वेरिएंस कितना है 256 तो x बार का वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन n राइट तो सिग्मा स्क्वायर है 256 अपॉन n ये हो गया तो यहाँ भी ऐसे ही होगा 256 अपॉन n दोनों तरफ क्या किया मैंने माइनस किया थीटा दिस और थीटा तो 5 है हालांकि तो मुझे 5 रख देना चाहिए 5 मतलब यहाँ तो लेफ्ट में रखो ना रखो राइट में तो 5 रख दो ठीक सो दिस इज 0.0228 तो यहाँ से आया प्रोबेबिलिटी z मोर देन इक्वल टू k माइनस 7 अपॉन 16 अपॉन में रूट n ये एक साथ है दिस क्वांटिटी इज 0.0228 ये है ना तो यहाँ से अगर 5 निकालोगे देखो 1 माइनस करना है 5 के लिए तो 5 ऑफ k माइनस 7 अपॉन 16 बाई रूट n ठीक है ये एक साथ है सो 1 माइनस करेंगे तो ये 5 बन जाएगा ना 5 क्या होता है z लेस देन इक्वल टू मोर देन इक्वल टू 1 माइनस करते हैं यहाँ भी 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 7 7 9 ठीक है ना अब ये आपको दे रखा है तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगी आपके पास तो यहाँ से ये जो था k माइनस 7 अपॉन 16 अपॉन रूट n इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 2 है तो दिस इज 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो k माइनस 7 बराबर 32 अपॉन रूट n और सिंप्लीफाई करना है तो ऐसे रूट n टाइम
k माइनस 7 इज 32। ये इक्वेशन 1 आई। चूंकि 2 अननोन्स हैं तो 2 इक्वेशन चाहिए आपको सॉल्व करने के लिए, एक तो आ गई, एक और चाहिए। तो अब दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। तो सिंपल ट्राई करेंगे, तो सिमिलर वे में ट्राई करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर रिजेक्टिंग H1 व्हेन H1 इज ट्रू। तो रिजेक्टिंग H1 में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये रिजेक्टिंग H0 था ना, तो H1 में अपोजिट हो, ये रिजेक्टिंग H0 है तो H1 में अपोजिट हो रहा है, x बार लेस देन k माइनस 2। तो यहाँ आएगी x बार लेस देन k माइनस 2 गिवन थीटा इज इक्वल टू k। और इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे दे रखी है ना, रिजेक्टिंग H1 व्हेन H1 इज ट्रू, रिजेक्टिंग H1 व्हेन H1 इज ट्रू। तो H1 का मतलब लेस देन और थीटा k कितना था 0.1587 है ना। अब सेम यहाँ भी करेंगे वही काम, आप स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाओगे। तो x बार माइनस दिस अपॉन रूट अंडर 256/n लेस देन, या को लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, k माइनस 2 है ना, माइनस में k, अच्छा, अपॉन रूट अंडर 256/n, this is 0.1587। अब यहाँ से क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी z लेस देन, ये आ गया -2 अपॉन ऐसे कुछ ना, देख लेना। सो k कैंसिल हुआ, 16/√n, दिस इज 0.1587। तो यहाँ से कुछ ऐसा आ गया, 5 ऑफ -2 अपॉन 16/√n। ये सही है क्या, सही लिख रहा हूँ ना? यस सर सही। सही नेगेटिव। सो यहाँ पे हमारे पास है 0.1587 और ये आई थिंक दे रखा है यहाँ पे। सो अच्छा, यहाँ तो 8413 है। सर 1 माइनस करेंगे तो वही वैल्यू आएगी। अच्छा, वो 5 -1 की वैल्यू -2 और ये दिया। तो 1 माइनस करना पड़ेगा, तो मतलब ये तो ठीक है यहाँ तक हमारा। अब बस ये है कि ओके, सर ये -1 हो जाएगा और वो 5 बन गया। अच्छा ऐसा करो, हाँ ओके, ये माइन नेगेटिव को हटा देते हैं। तो 5 वो क्या होता है, तो नेगेटिव को हटा देंगे तो 1 देखो 5 ऑफ माइनस x इज इक्वल टू 1 माइनस 5x, वही यूज कर लेते हैं। तो 1 माइनस 5 2 अपॉन 16/√n एंड दिस क्वांटिटी इज 0.1587। तो यहाँ से 5 ऑफ 2 अपॉन 16/√n अभी साथ में रखते हैं, तो ये 1 माइनस कर देंगे अब। ओके, तो 3 1 4 8, कैलकुलेशन ठीक किया है? ओके ना, 8413। यस सर सही। यहाँ भी यही था ना, 8413, ठीक है। 5 1, तो यहाँ से आ गया 2 अपॉन 16/√n जो आपका है वो 1 आ गया। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे सो 16/√n इज 2, तो यहाँ से √n की जो वैल्यू है वो 8 हो गई, तो जो n की वैल्यू है वो 16 हो गई, ठीक है। सो n की वैल्यू क्या हो गई 16, ओ सॉरी 16 कह रहा हूँ, 64 सॉरी, हाँ, तो 64 हो गई, ठीक है ना। तो n 16 हो गए, अब 64 हो गई, यहाँ पुट कर देंगे, तो n को 64 पुट करेंगे तो 8 हो गया √n। सो 8k माइनस 7 बराबर 32, तो 4 प्लस 7 11, ठीक है। तो k 11 और n आपका 64 था। चेक कीजिए कि आपका भी यही आया हुआ है, बुक में क्या है आंसर? आंसर है ठीक है 6, यही है ना, हाँ। तो चलो एक क्वेश्चन और लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में किसी को? ओके है ना, तो समझ आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपका काम ये है कि नेक्स्ट क्लास में कल प्रसन्ना साहू वाले जो भी है, आज कोशिश करते कितना होगा टाइम है अभी, हाँ। सो
एग्जाम्पल एक्सरसाइज पर एक एक लाइन पढ़ के एग्जाम्पल एक्सरसाइज भी करना है, एक्सरसाइज छोड़ना नहीं है। जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ट्राई करो, नहीं हो रहा फिर मुझसे पूछो, लेकिन एक्सरसाइज भी कोई बुक जो करो एक्सरसाइज ट्राई करके देखो, है ना। वो चीज़ें हैं जो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स आप ट्राई करो। सो ये क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन लिख रहा हूँ अभी मैं कि a bag contains 7 balls, ठीक है। So a bag contains 7 balls, okay. So in which जो है मतलब theta is a number of red balls, जो थीटा है वो नंबर ऑफ रेड बॉल्स है, ठीक है। तो बाकी अदर हो गए, ठीक है। सो अब आपसे पूछ रहा है कि a sample of size 2 is drawn without replacement, ठीक है। तो आपने क्या किया, उस बैग में से आपने 2 बॉल ड्रॉ किए, ये समझ लो। साइज बताओ, ये 2 balls आर ड्रॉन एक्चुअली। सो 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। सो आपको टेस्ट करना है, H0 है, एक स्टेटमेंट आपने दिया कि थीटा लेस देन इक्वल टू 1 है, अगेंस्ट या वर्सेस H1 आपने दिया थीटा मोर देन 1 है। ये आपके H0 H1 हो गया। रिजेक्ट H0 if one or more red balls are drawn. If one or more, at least one red ball is drawn, तो बोलना। So क्या लिखा है इसने, रिजेक्ट H0 if one or more red balls are drawn। ठीक है, balls are drawn। तो आपसे पूछ रहा है कि find the power of test। So find the power of test when theta is 2। चलो ट्राई करके देखो। अब दे दिया, फिर से ये कंपोजिट था तो उसके लिए बहुत प्रोसेस है कि मैक्सिमाइज मिनिमाइज इस तरह करने को जरूरत पड़ जाती है कोई एक। सो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 2 दे दिया तुम्हें, तो उसके लिए पावर फाइंड करना जब थीटा 2 है तब। सो मतलब H1 को थीटा बराबर 2 कर दिया, मॉडिफाई कर दिया H1 को। सो उस केस में पावर निकालना है। ट्राई करके देखो पहले आप लोग। पावर का फॉर्मूला पता है आपको। सो हिंट क्या है, पावर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H1 इज ट्रू। देखो H1 ट्रू है ना, थीटा मोर देन 1, इसलिए थीटा को 2 दिया है तुम्हें। चलो ट्राई करके देखो।
है भाई आंसर? सर 14/21। तुम्हारा 14/21 नहीं, आंसर तो ये नहीं है। टाइम भी जा रहा है, जल्दी करना। हाँ देखो, और किसी को कुछ आंसर आया? सर 96/7 to the power 7 इस टाइप का है। नहीं, सर 30 9/21। यहाँ तो 11/21 है। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। चलो देखो, ट्राई करके देखते हैं। सो यहाँ था कि तुमसे पूछ रहा है पावर, है ना, पावर ऑफ टेस्ट। सो पावर का मतलब रिजेक्ट H0 when H0 is false। H0 is false, तो प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट H0। H0 रिजेक्ट कब होगा? मैं क्या बोला था, रिजेक्ट कब करोगे? इफ वन और मोर रेड बॉल्स आर ड्रॉन। जो बॉल तुम ड्रॉ कर रहे हो, सो यू आर ड्रॉइंग बॉल्स, है ना। सो कितने बॉल ड्रॉ किए तुमने? 2 बॉल्स ड्रॉ किए थे। A sample of size 2 is drawn। अच्छा, without replacement। ओके, तो रिजेक्ट H0 when 1 or more red balls are drawn, यही ना। सर पावर होगा रिजेक्ट H1 H1 is false। when H1 is false, वो टाइप 2 एरर था। सो पावर भी तो type नहीं, पावर होता है 1 माइनस टाइप 2 एरर। मैंने लिखाया नहीं शायद ना, मैंने अलग अलग लिखा दिया डेफिनेशन। जो पावर है, हाँ पावर इज एक्चुअली 1 माइनस टाइप 2 एरर। okay, but type 2 error is also accepting H0 when H0 is false। हाँ, वो सेम बात है दोनों। हाँ, होता है सेम। ये और ये सेम चीज है। एक बार सर चेक करना जो लास्ट स्क्रीन है उसको। लास्ट, हाँ जहाँ क्वेश्चन है। हाँ पहले मैं इधर बता दूं एक बार, जो यहाँ पे लिख रहे थे ना, तो मैं ये बोल रहा हूँ जो पावर होता है, दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, ये होता है पावर। और साइज जो होता है, साइज ऑफ टेस्ट, ये जस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। और यही तुम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी अभी तुम यही लेके चलो, ठीक, इस तरीके से। सो अब आते हैं वहाँ पे। हाँ ये देखो, सो ये है पावर मतलब रिजेक्टिंग H0 when H0 is false या H1 is true। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, H0 is false, H1 is true, false कह सकते हैं। ठीक है ना। आप ऐसे लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं पावर को कि जैसे भी आपकी मर्जी है, प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट H0 when देखो, एक याद कर लो, तुम्हें याद रहता है, जो इजीली तुम्हें याद रहे वो तुम याद कर दो अपने हिसाब से। इसको कई तरीके से लिख सकते हैं। H1 is true, ये है। चलो, सो रिजेक्ट H0 कब था? जब 1 or more red balls are drawn, ये है ना। गिवन H1 is true, तो H1 is true का मतलब क्या हुआ?
हाँ थीटा 2 दे रखा था, n में दे रखा था ना, पावर तब निकालो जब थीटा 2 है, क्योंकि h1 में थीटा मोर देन 1 है, तो उसने कहा पावर तब फाइंड करो जब थीटा तुम्हारा 2 है, मतलब थीटा 2 ऐसा मतलब कि जो h1 थीटा बराबर 2 लो तुम, तब पावर बताओ। तो इसका मतलब इसने फिक्स कर दिया कि जो हमारे पास बैग है उसमें 2 रेड है और बाकी 5 अदर कलर के बॉल है, यही ना, कि 2 रेड है और 5 अदर कलर के बॉल है, ठीक है, 5 जो है अदर कलर है। तो अब बताओ उस जो बैग आपके पास है उसमें 2 रेड है और 5 अदर कलर, क्यों यहाँ स्पेसिफाई कर दिया ना, क्वेश्चन में लिखा था थीटा इज द नंबर ऑफ रेड बॉल इन द बैग, थीटा इज नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन द बैग। तो जब थीटा 2 दे दिया तो मुझे बता दिया ओके, अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो 1 और मोर रेड बॉल्स आर ड्रॉन, यही ना, 1 और मोर रेड बॉल्स आर ड्रॉन। अब 2 ही रेड है तो मुझे बताओ तुम एक रेड क्यों आएगा, तो कॉम्प्लीमेंट ले इसका, इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूं तो क्या होगा, 1 माइनस, Zero red balls are drawn. हाँ यस है ना, तो कॉम्प्लीमेंट इजी लग रहा है क्योंकि 2 ही रेड बॉल है, कह रहा है 1 या 2, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो दे आर 2 रेड बॉल्स, तुम ड्रॉ करोगे या तो 0 रेड बॉल आएंगे या 1 आएंगे या दोनों रेड आ सकते हैं, तो इसने 1 और 2 की प्रोबेबिलिटी को कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, तो नो रेड बॉल्स, नो रेड बॉल्स, ये मतलब ना आर ड्रॉन, इज ड्रॉन। अब देखो सो 1 माइनस, अब तुमने इसमें से 2 बॉल ड्रॉ किए थे, पहले तो बताओ सैंपल स्पेस में कितने आउटकम होंगे, ड्रॉइंग 2 बॉल्स आउट ऑफ 7 बॉल्स, 7C2. हाँ सो 7 में से 2 चुनने हैं, 7C2। अब कह रहा है कि नो रेड बॉल्स आर ड्रॉन, मींस व्हाट, 7-0 7-2-4 अरे मुझे 5-5 अब तुमने 2 बॉल ड्रॉ किए, देखो 2 बॉल ड्रॉ किए और एक भी रेड नहीं है, मतलब दोनों किस कलर के हैं, 5-2 हाँ नो रेड बॉल इज ड्रॉन, 2-0 हाँ यस, एक भी रेड नहीं आया और जो 2 बॉल मैंने ड्रॉ किए वो अदर कलर के हैं, 5C2 मतलब जो 5 अदर कलर के उनमें से ही 2 बॉल आया जो मैंने ड्रॉ किया था, क्योंकि कह रहा है कि नो रेड बॉल्स ड्रॉन, कोई रेड बॉल नहीं है। सो हो गया, सिंप्लीफाई कर लो अब, 5C2 कितना हो गया 10, Yes sir. 5C2 10 और 7C2 21, 21. तो ये 11/21 आ गया ना, चेक करो, ओके टाइम है, आगे होता है अगला जो है, ये तो बेसिक हो गया एक्चुअली आज। अब नेक्स्ट जो तुम्हारा सिलेबस बोला नीमन पियर्सन लेमा, सो नीमन, पहले तुम्हें समझना पड़ा मोस्ट पावरफुल टेस्ट क्या होता है, व्हाट इज दिस मोस्ट पावरफुल टेस्ट, मतलब इससे पहले हमें समझना पड़ेगा, हाँ मोस्ट पावरफुल टेस्ट क्या है, सो हाउ डू यू डिफाइन मोस्ट पावरफुल टेस्ट, हाँ मनोज सर बताओ, हाँ हाँ ओ कोई बात नहीं, दे दे जो करवा लें, हाँ तो ठीक है, वो 11 बजे तक क्लास के बाद बात करी, ठीक, ओके सो व्हाट इज द मोस्ट पावरफुल टेस्ट, क्या होगा, हाउ डू डिफाइन मोस्ट पावरफुल टेस्ट, कोई बताओ,
कोई आइडिया नहीं है? चलो ऐसे टाइम भी खत्म ही हो गया, तो अभी मुझे क्या है, आज तो मैंने बेसिक डिस्कस किया, कल खत्म करेंगे इसको। सो अभी रहने दो, अभी क्या है इसमें रहना है। एक्चुअली जो नीमन पियर्सन लेमा है वो मोस्ट पावरफुल टेस्ट की बात करता है। मोस्ट पावरफुल टेस्ट क्या होता है कि एक्चुअली मोस्ट पावरफुल टेस्ट में ये है कि तुम्हारे पास अगर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव लेके देखो, तो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स के लिए वो ऑल्टरनेटिव जिसके करस्पॉन्डिंग जो पावर ऑफ टेस्ट हाईएस्ट होगी, या एक्चुअली क्या है ना, अच्छा क्रिटिकल रीजन, एक्चुअली यस यहाँ पे आएगा फिर क्रिटिकल रीजन। सो क्रिटिकल रीजन क्या होता है, अब क्वेश्चन ये है। सो उससे पहले मुझे क्रिटिकल रीजन डिफाइन करना पड़ेगा। तो क्रिटिकल रीजन क्या है, वो रीजन है जिसमें हम H0 को रिजेक्ट करते हैं। जैसे अभी लिख रहे थे ना हम लोग कि ये बोल रहे थे कि रिजेक्टिंग H0 व्हेन x बार इज लेस देन दिस, यहाँ जो लिख रहे थे, तो इस रीजन को क्रिटिकल रीजन बोलते हैं। ये जो यहाँ लिखा हुआ था, सो जो रैंडम सैंपल की जो वैल्यूज हैं, जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, सो वो सेट ऑफ वैल्यूज को हम क्रिटिकल रीजन बोलेंगे। मतलब वो क्रिटिकल रीजन ये हुआ कि या लाइक x बार या तो मोर देन k/2 होगा या लेस देन होगा। सो दिस इज क्रिटिकल रीजन। सो द रीजन इन विच वी रिजेक्ट H0, है ना। सो ये होगा क्रिटिकल रीजन। तो उससे पहले मुझे बताना पड़ेगा क्रिटिकल रीजन क्या है ना। सो वी हैव टू टेल व्हाट इज अ क्रिटिकल रीजन। सो क्रिटिकल रीजन क्या है, क्वेश्चन ये है। सो क्रिटिकल रीजन क्या होगा, तो उसमें हो गया रीजन है ना इन विच वी रिजेक्ट H0, in which we reject H0, that is the set of values। so या हम ऐसे लिखूं, C मान लो क्रिटिकल रीजन है। so ये रैंडम सैंपल की वो वैल्यूज हैं जिसके लिए हम रिजेक्ट कर देते हैं H0 को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा होता है x बार मोर देन 2, तो वैसे सेट ऑफ वैल्यूज जिसके लिए x बार की वैल्यू 2 से ज्यादा हो जाए, तो वो जो सेट ऑफ वैल्यूज हैं वो क्रिटिकल रीजन में आएंगे, ठीक है ना, अदरवाइज नहीं आएगा। सो यहाँ पे है कि वो कंडीशन क्या है जिसके रिजेक्ट कर रहे हैं H0 को। सो रैंडम सैंपल की वैल्यूज जिसके करस्पॉन्डिंग H0 रिजेक्ट हो रहे हैं, है ना। या तो मैं लिख दूं कि द सेट ऑफ वैल्यूज of x1 x2 xn for which we reject H0। so null hypothesis को रिजेक्ट करने के लिए जो सेट ऑफ वैल्यूज हैं या जो कंडीशन है ना, सो उसको बोलेंगे क्रिटिकल रीजन। अब क्या होता है, डिफरेंट क्रिटिकल रीजन के लिए तुम्हारे पास डिफरेंट पावर्स आएंगे टेस्ट का। तुम्हें देखना होता है कि कौन सा क्रिटिकल रीजन है जिसके लिए पावर हाईएस्ट होगा, तो उस क्रिटिकल रीजन के रिस्पेक्ट में जो टेस्ट मिलेगा, मतलब टेस्ट का मतलब क्रिटिकल रीजन से ही होता है। जैसे मोस्ट पावरफुल टेस्ट बोल रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, वो सेम बात ही है कि उस क्रिटिकल रीजन के करस्पॉन्डिंग जो कंडीशंस हैं, तो मोस्ट पावरफुल टेस्ट या मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, दोनों सेम बात ही है, ठीक है, अलग नहीं है। तो क्रिटिकल रीजन के करस्पॉन्डिंग टेस्ट डेवलप होगा ना, मतलब जो टेस्ट के क्राइटेरियाज हैं कि रिजेक्ट कब कर रहे हैं, तो जो रिजेक्ट कर रहे हैं जो कंडीशन है वही क्रिटिकल रीजन है। सो मोस्ट पावरफुल टेस्ट वो है जो मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन से जनरेट होगा। तो मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन क्या होता है, सो वो क्रिटिकल रीजन जिसके करस्पॉन्डिंग तुम्हारा पावर हाईएस्ट हो। अब पावर तुमने देखा क्या होता है, अब देखो पावर हाईएस्ट की बात क्यों होती है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव अगर तुम्हारा जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो अगर कंपोजिट है तो वो फिक्स आंसर नहीं देगा, वो डिपेंड करेगा फिर थीटा पे। सो थोड़े इस तरह के केसेस आएंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा, वो है। बाकी जो नीमन पियर्सन लेमा क्या कहता है, आप लोग आइडिया होगा भी कि जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से जो क्रिटिकल रीजन आते हैं, अब लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट भी सिलेबस में है तो वही पढ़ना पड़ेगा क्या है। सो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से जो क्रिटिकल रीजन आता है, उस क्रिटिकल रीजन जो है वो मोस्ट पावरफुल टेस्ट है, ये नीमन पियर्सन लेमा कहता है। तो हमें प्रूफ करना है, मतलब थ्योरम है ये, तो वो थ्योरम कहता है कि वो जो भी लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से जो तुम्हारे पास क्रिटिकल रीजन आएगा वो क्रिटिकल रीजन मोस्ट पावरफुल है, सिंपल। तो ये है स्टेटमेंट है। तो अगली क्लास में मुझे समझना पड़ेगा कि व्हाट इज लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट एंड देन व्हाट इज नीमन पियर्सन लेमा एंड उस पर क्वेश्चंस कैसे होंगे। सो नीमन पियर्सन लेमा वही है कि मोस्ट पावरफुल टेस्ट वर्ड का यूज है। तो आई थिंक नेक्स्ट क्लास में आई होप खत्म हो जाएगा, थ्योरीज एटलीस्ट हो ही जाएंगे। क्वेश्चंस आप लोग जो अभी कराए उसमें प्रैक्टिस करो प्रसन्ना साहू से, और या कोई और बुक से कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी बुक से ट्राई करो, डाउट्स हो पूछो। तो इसको नेक्स्ट क्लास में कोशिश करें खत्म करें, फिर अगली 2 क्लास में इसको खत्म करके फिर इस वीक में हम कोशिश करेंगे खत्म हो जाइए, फिर ऊपर आएंगे। और मेरा प्लान है कि 15 तारीख से पहले खत्म हो जाए सिलेबस, है ना। आज क्या है, 2 है ना,
तो हमारे पास टाइम है, 15 से पहले सिलेबस खत्म हो जाए, फिर 15 से एग्जाम तक प्रीवियस ईयर पेपर्स, असाइनमेंट्स, प्रॉब्लम सेट अभी दूंगा मैं आपको, वो डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अभी आज नहीं रखते हैं, अभी नेक्स्ट क्लास 8 to 9 है, फिर 9 to 11 दूसरी क्लास है। ओके अरे हाँ ना बोलो भाई। Yes, sir. चलो ठीक है, गुड नाइट, थैंक यू। Thank you.